सुअपराह्न बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम हमारा 9वीं कक्षा की व्याकरण पुस्तक में संकलित संवाद लेखन पाठ पर हम चर्चा करेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि संवाद का अर्थ होता है बातचीत, ठीक है, और लेखन का अर्थ क्या होता है, लिखना। तो सबसे पहले हम संवाद शब्द का अर्थ ही समझेंगे कि संवाद क्या होता है। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में संधि का पाठ अवश्य पढ़ा होगा। तो जो संवाद है वो किससे मिलकर बना है, सम जमा में वाद, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो वाद यानी कि मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से, ये तो है आपका मूल शब्द और ये क्या है आपका, ये उपसर्ग है। तो वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बातचीत, ठीक है। तो बातचीत, इसे हम वार्तालाप भी कह सकते हैं। तो सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हम दो लोगों के बीच में ही बातचीत कर सकते हैं, दो से अधिक लोगों के बीच में भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संवाद कहते हैं। और दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका संवाद लेखन कहलाएगा। तो संवाद लेखन की परिभाषा आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। अब है संवाद लेखन में भाई कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जो कि हमारे संवाद लेखन को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं, जो हमारी बिल्कुल सही होने चाहिए। तो जो इसमें सबसे पहला मैंने मुख्य बिंदु लिया है वो है स्वाभाविकता। अब स्वाभाविकता क्या होती है कि संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए, यानी कि उसमें नेचुरलिटी होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर ये जो उसका मुख्य एक बिंदु बनाया गया है, वो क्या बनाया गया है कि भाई उनकी जो भाषा होनी चाहिए वो बिल्कुल स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा इसमें बिंदु है वो क्या है, प्रभावशाली, कि जो संवाद लेखन है वो प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि संवाद को जो बोलने की शैली है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाला जब इसको सुने तो वो प्रभावित हो जाए उससे, सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, जटिलता से दूर। अब जटिलता से दूर क्या होता है कि संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि जो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझ ही न पाए। तो सुनने वाला आपकी बात को समझ ले आसानी से और वो आपको उसी के अनुसार जवाब भी दे दे। तो ऐसी आपकी भाषा होनी चाहिए, यानी कि उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हम इसके 3 बिंदु पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, स्वाभाविकता। दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रभावशाली। और तीसरा है हमारा जटिलता से दूर। अब चौथा क्या है, शालीनता। शालीनता में क्या होना चाहिए कि संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए, यानी कि उसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आपको अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अब है संवाद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। अब हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम संवाद लेखन लिखते हैं तब। सबसे पहले जो हमारी भाषा है वो सहज तथा सरल होनी चाहिए, यानी कि हमारी भाषा अटपटी नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि सामने वाला हमारी बात को समझ ही न पाए। दूसरा है छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना। संवाद लेखन में सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसे ही संवाद लेखन कहा जाता है। तीसरा है मानसिक स्तर के अनुरूप। अब मानसिक स्तर क्या होता है कि भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए। अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो जो सामने वाला है वो ऊब जाएगा और वो हमारी न तो भाषा को समझ पाएगा, न हमारी बातों को समझ पाएगा, और जो वो समझ ही नहीं पाएगा तो वो हमें उत्तर भी नहीं दे पाएगा, ठीक है।
उसके बाद है किसी भी पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। यानी कि जब आप संवाद लेखन करते हैं तो आपके जो पात्र होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करवाई है, तो उनके जो कथन हैं, उनके द्वारा जो कही गई बात है वो बहुत अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में उनको प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है एक इसमें जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, वो ये है कि भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही वाक्य को, एक ही भाव को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसकी आप पुनरावृत्ति कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो इसमें सबसे मुख्य बिंदु है वो क्या है कि अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। यानी कि संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए भी, ताकि जो अशुद्धियां हैं वो हमारी निकल जाए, उनका निराकरण किया जा सके। तो हमें अशुद्धियों से बचना चाहिए, उसमें अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है कि भाई संवाद लेखन जब हम करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें भी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा आता है परिचय देना और परिचय प्राप्त करना। अब परिचय देना और परिचय प्राप्त करना ये क्या होता है, देखिए परिचय देने के समान परिचय प्राप्त करने में भी हमें कुछ विशेषताएं होती हैं, और यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने वाले व्यक्ति का परिचय लेना या पत्रिका में छापने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना, वो औपचारिक होगा। किसी अपरिचित को मित्र बनाते समय उससे लिया जाने वाला जो उसका पता वगैरह होता है तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए अनौपचारिक होगा। तो परिचय प्राप्त करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी जरूरी जानकारी एकत्र की जाए। परिचय पूछकर ही उसके अनुरूप रुचि ले, ऐसा लगना चाहिए कि आप जानने के इच्छुक हैं। अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुने। परिचय प्राप्त करने के बाद धन्यवाद तथा कृतज्ञता वो अवश्य प्रकट करे, और अनौपचारिक परिचय में पुनः मिलने की जो इच्छा है वो प्रकट की जानी चाहिए। तो इसमें हमें तो सबसे पहले जो है उससे संबंधित हमें जानकारी ले लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भी नाम से पूर्व कोई विशेषण या उपाधि। अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या उससे बातचीत करते हैं तो आप उनके नाम से पहले क्या लगा लेंगे, भाई हम उनके नाम से पूर्व कोई भी विशेषण लगा लेंगे या उपाधि, ठीक है, वो उसके स्तर के अनुरूप होती है, तो वो हमें अवश्य प्रयोग करनी चाहिए। और अगर हम परिचय दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो हमारा जो है वो बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, वो हमारा बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है संवाद वाचन। संवाद वाचन क्या होता है, संवाद वाचन मंच पर प्रस्तुति के रूप में, रेडियो नाटक के रूप में या कक्षा में नाटक पढ़ने के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो संवाद की जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसकी भावानुरूप प्रस्तुति। भावानुरूप क्या होता है, भावों के अनुरूप प्रस्तुति देना। तो संवादों के माध्यम से ही औपचारिक बातचीत की कुशलताएं, भावानुरूप उतार चढ़ाव, यानी कि भाव के अनुरूप आपको उतार चढ़ाव लेके आने हैं अपनी भाषा में, हाव भाव प्रदर्शन, शुद्ध उच्चारण जैसी योग्यताएं विकसित होती है। संवाद वास्तव में बातचीत का ही एक अंग होता है, और जिस प्रकार बातचीत में हम अपने मन के भावों को सरलता से प्रकट कर देते हैं, तो उसी प्रकार संवादों में भी वह स्वाभाविकता आपकी स्पष्ट रूप से प्रकट होने चाहिए। तो संवाद बोलते समय भी आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने को उसी पात्र में ढला हुआ अनुभव करें, चाहे वह कोई राजा हो या भिखारी हो। अगर आपको किसी का पात्र निभाने के लिए कहा जाए, अगर किसी राजा का अगर आपको पात्र दे दिया जाए, भी आपको राजा बन के ही वो भूमिका अदा करनी है, तो आपके जो हाव भाव हैं वो उसी पात्र के अनुरूप होने
चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप उस पात्र में नहीं ढलेंगे तब तक आपकी जो है भावों की अभिव्यक्ति वो सफल नहीं हो सकती। अच्छा, जो संवाद होते हैं ये जरूरी नहीं है कि भाई वो कोई कहानी भी हो सकती है। यदि वो ठीक ढंग से न कही जाए तो वो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और श्रोताओं का मनोरंजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो परिचय देना और परिचय प्राप्त करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न अवसरों पर तो प्राप्त करते ही हैं। साक्षात्कार के समय या अन्य किसी विशेष अवसर पर भी इसकी औपचारिक रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये मैं एक बार बता देती हूँ, ये मुख्य बिंदु है। संबंधित जानकारी, जिसका परिचय दिया जाना है उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नाम से पूर्व हमें कोई विशेषण या उपाधि अगर लगती हो तो उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, और नाम के बाद जी, महोदय ऐसे सम्मान बोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो परिचय है वो संक्षिप्त होना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा प्राप्ति के स्थलों आदि पर भी बल देने के बजाय व्यक्तित्व की विशेषताओं और उपलब्धियों पर अधिक बल देना चाहिए, और हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी का अपमान प्रकट होता हो। ठीक है, तो अब संवाद वाचन जितना आप सरल भाषा में प्रयोग करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आकर्षक होगा, सामने वाले को वो उतना ही आकर्षित करेगा, आपकी तरफ वो ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है इसमें अगला बिंदु वो क्या है, चित्रों पर आधारित वर्णन। अब ये क्या होता है चित्रों पर आधारित वर्णन? आपने कई बार देखा होगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों के सामने कोई चित्र प्रस्तुत कर देते हैं और बच्चे जो है उस चित्र को देखते हैं, समझते हैं और फिर वो अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो ये चित्र व्यक्तियों या स्थानों के भी हो सकते हैं, मेले, त्योहार, प्रकृति या प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्रों के आधार पर भी विद्यार्थी अच्छा वर्णन कर सकते हैं। वर्णन करते समय छात्र अपनी पूर्व जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। चित्र को देखकर तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। वर्णन करने के लिए एक ही चित्र दिया जा सकता है या क्रमिक वर्णन के लिए 3 या 4 चित्रों को भी एक साथ दिया जा सकता है, और उसके ऊपर हम बिंदु भी डाल देते हैं कि चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, 4 ऐसे। तो इन चित्रों में एक संगति होती है, उसे पहचानकर उसके आधार पर एक सुसंबद्ध वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो चित्र है वो प्रसिद्ध या पठित कहानियों के भी हो सकते हैं। ऐसे चित्रों में कहानी का स्मरण करके कहानी कहने की कला का उपयोग करते हुए उसे सुनना चाहिए, जिससे संवादों तथा सुनने वालों दोनों की ही उपस्थिति उसमें अपेक्षित रहती है, उपस्थित रहती है। विद्यार्थियों को कुछ चित्र भी दिए जा सकते हैं और कुछ उनके बिंदु भी दिए जा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें कक्षा में 2 विद्यार्थियों को खड़ा करना है और उसके हम उनको पात्रों के नाम बता देते हैं कि भाई आपका पात्र जो है वो है एक राजा का और दूसरा का है एक भिखारी का। तो उन दोनों के बीच में हमें संवाद प्रदर्शित करना है, संवाद लेखन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? जो बच्चा राजा का पात्र अदा करेगा तो वो उसके अनुरूप ही अपने भावों को प्रस्तुत करेगा, और जो बच्चा भिखारी का पात्र निभाएगा तो वो भिखारी के अनुरूप ही अपने भावों को प्रदर्शित करेगा। जो बच्चा भिखारी का पात्र अदा करेगा तो जो उसके हाव भाव हैं वो दीन होंगे, ठीक है, लाचारी वाले होंगे। तो उन दोनों के बीच में जो हमें संवाद करवाना है वो करवाना है कि जो भिखारी है वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो जो राजा है वो उस भिखारी से बातचीत करता है, भाई तुम्हारा क्या नाम है? अब भिखारी कहेगा जी मेरा नाम माधव दास है। तुमने मेरे महल में चोरी क्यों की? ये राजा कहेगा, जो बच्चा राजा का पात्र निभा रहा है। भिखारी कहेगा महाराज चोरी न करूं तो क्या करूं, मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर राजा कहेगा क्यों नहीं है, तुम कुछ काम वगैरह क्यों नहीं करते? फिर भिखारी कहेगा महाराज काम तो मैं कर लूं लेकिन कोई मुझे काम देने को तैयार तो नहीं। फिर राजा कहेगा अच्छा ऐसी बात है,
ये क्या हुआ, मेरा तो इतना बड़ा राज्य है और क्या मेरे राज्य में एक व्यक्ति को काम भी नहीं मिलेगा। तो भिखारी कहेगा महाराज आप अगर कोई मुझे अच्छा सा काम दे देंगे तो मैं ये चोरी करना छोड़ दूंगा और मैं भीख मांगना भी बंद कर दूंगा। फिर महाराज कहेंगे चलो आज से मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम्हें मेरे राज्य की रखवाली करनी है। भिखारी खुश हो जाता है और वो कहता है कि आपने जो मुझे काम दिया है मैं उसे अच्छे से ईमानदारी के साथ करूँगा। तो वहाँ पर जो है उन दोनों की वार्तालाप समाप्त हो जाती है। तो आपको छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, पद के हिसाब से आपको उन शब्दों का प्रयोग करना है। अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो आपको अपमान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपकी जो भाषा शैली है उसका आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, स्वाभाविकता होनी चाहिए उसमें, कठिन शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपकी भाषा शैली प्रभावशाली होगी तो वो सामने वाला जो है वो सुनकर और अधिक उसमें इंटरेस्ट जगेगा, वो और अधिक रुचि के साथ उसको पढ़ेगा, लिखेगा। तो ये आपका संवाद लेखन का पाठ था। जो संवाद लेखन होता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि संवाद लिखना, और संवाद क्या अर्थ क्या होता है, बातचीत। और बातचीत जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संवाद लेखन कहेंगे। तो एक बार हम जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था संवाद लेखन की परिभाषा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि संवाद लेखन के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि संवाद लेखन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई हमें परिचय देना और परिचय प्राप्त करना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। फिर मैंने आपको बताया था संवाद वाचन यानी कि संवादों को पढ़ना, हमें संवादों को कैसे पढ़ना है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि भी चित्रों पर आधारित वर्णन, कि आपको चित्र भी दिए जा सकते हैं और उन चित्रों को देखकर ही आपको वर्णन करना होता है, ठीक है, और वो भी क्रमबद्ध रूप से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप अपने अध्यापक से या अपनी अध्यापिका से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यह पाठ समाप्त करती हूँ। हम अगले अध्याय में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।